कुछ मिनट के लिए तो मेरे जहन में ये आया था कि पुलिस ने इस वक्त 3-4 गाड़ियाँ थी कि जंगल में रोका हुआ, आज ये एनकाउंटर करेंगे और ये कल लिख देंगे कि हथियार छीन के भाग रहा था, हमने इसलिए मार दिया। खैर पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ से फिर से स्टार्ट हुई, थाने में ले गए। हवालात में मैंने सोचा कि थाने में जाकर ये लोग मुझसे पूछताछ करेंगे। सिर्फ उन्होंने गाड़ी में मुझसे एक ही चीज़ पूछी थी कि क्या करते हो। मैंने कहा कि जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैंने कहा मामला क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। वो थाने में ले गए, हवालात में बंद कर दिया। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा कि कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, कोई पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करेगा कि तू क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या तूने ये कांड हुआ था इसमें तू आरोपी। मुझे पता ही नहीं लगा सुबह तक भी कि तुझे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, तो गोरक्षक बनकर ही वो इस व्यापार को अंजाम भी दे रहे हैं। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर एक नाम पेश करता हूँ कि एक बीजेपी के एक नेता हैं और वो 4 बार बीजेपी से विधायक भी बने, मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से। और वो जब 2014 के करीब जब इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी कर रही थी तो अपने वो चुनावी भाषणों में सिर्फ 3 चीज़ें कहा करते थे। हमारी सरकार आई तो आज़म खान जेल में होंगे, हमारी सरकार आई तो मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, हमारी सरकार आई तो कमेले काऊ स्लॉटर जो हाउस हैं इन पर जो है रोक लगाई जाएगी। बाद में मालूम ये हुआ कि उसी व्यक्ति का, उसी बीजेपी के विधायक का अलीगढ़ में एक अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक बीफ कंपनी उसकी जो चलती है। 2018 में भी ऐसे मामले हुए कि जब 3 दिसंबर 2018 में बुलंदशहर में एक धार्मिक इज्तिमा लगा हुआ था मुस्लिम समाज का, तो वहाँ पर दंगा हो जाए इसलिए वहाँ के ही लड़कों ने गाय को काट के उसको ट्रॉली में रख के एक सियाना पुलिस चौकी पड़ती है वहाँ पर लेकर गए। लेकिन आप आजकल न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं कि बजरंग दल के लोग कभी बरेली में गोकशी कर रहे हैं एक मुस्लिम को फंसाने के लिए। मैं आपसे जिक्र करूँ कि 7 अप्रैल 2023 में आगरा के एतमाद-दौला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के को फंसाने के लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने गोकशी कराई। जिला मुरादाबाद, तारीख 16 जनवरी और 28 जनवरी। कुछ गोवंश के अवशेष मिले। अवशेष मिलने के बाद बजरंग दल के नेताओं ने थाने को घेर लिया, प्रदर्शन करने लगे और मांग की कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस को मामला संगीन दिखा, पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि दरअसल ये गोहत्या जो हुई थी ये बजरंग दल के नेताओं ने ही की थी और साजिश में जो मुख्य नाम था वो मोनू बिश्नोई का था, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, बजरंग दल का नेता था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 1 मुस्लिम है और 3 हिंदू समुदाय से आते हैं, बजरंग दल के नेता हैं। गोहत्या और गोरक्षा के नाम पर गोहत्या के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है 2010 के बाद से लगभग 63 हमले किए गए हैं गोरक्षा के नाम पर। ज्यादातर मामले 2014 में जब मोदी की सरकार बनी उसके बाद हुए हैं। 28 लोगों की मौत हुई है जिसमें 24 मुसलमान हैं। पहलू खान की मॉब लिंचिंग एक पाथ ब्रेकर आप कह सकते हैं या न्यूज ब्रेकर था इस पूरे मामले में। गोरक्षा के नाम पर गोहत्याओं का जो ये ट्रेंड है ये किस तरीके से देश के आइडिया को चोट कर रहा है, इस मामले पे हम लोग बातचीत करेंगे जाकिर से। जाकिर खुद भी गोकशी के एक मामले में आरोपी हैं और उसकी सुनवाई जो है अदालत में चल रही है। अगली तारीख 8 तारीख को है, 8 फरवरी को। तो जाकिर, गोरक्षा के नाम पर जो गो हत्याएं हो रही हैं उसका क्या कारण आपको दिखता है और जो आपका मामला है पूरा जिसमें गोकशी के आरोप हैं आपके ऊपर, वो सुनवाई चल रही है, क्या मामला है वो? देखिए, जो गोकशी का जो मामला बना हुआ है वो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। कुरैशी इस काम को जो है अंजाम देते थे, लेकिन सरकारें बदली तो अब वो भी अपने इस काम को अंजाम देने पर वो रोक लगा चुके हैं। अगर कहीं चलता है तो वो इलीगल तरीके से है या कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो बैठे हुए नेता हैं उनसे सेटिंग करके वो सब उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो गोरक्षा की बात करते हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका कारण? हाँ, तो गोरक्षक बनकर ही वो इस व्यापार को अंजाम भी दे रहे हैं। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर एक नाम पेश करता हूँ कि एक बीजेपी के एक नेता हैं और वो 4 बार बीजेपी से विधायक भी बने, मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से। और वो जब 2014 के करीब जब इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी कर रही थी तो अपने वो चुनावी भाषणों में सिर्फ 3 चीज़ें कहा करते थे। हमारी सरकार आई तो आज़म खान जेल में होंगे, हमारी सरकार आई तो मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, हमारी सरकार आई तो कमेले काऊ स्लॉटर जो हाउस हैं
इन पर जो है रोक लगाई जाएगी। बाद में मालूम ये हुआ कि उसी व्यक्ति का, उसी बीजेपी के विधायक का अलीगढ़ में एक अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक बीफ कंपनी उसकी जो है चलती है। उसकी वो खुद एक कमेले का एक वो मालिक है। अच्छा, खुद वो कमेले का मालिक है, लेकिन लगातार इसके खिलाफ बातचीत करता रहा चुनाव प्रचार के दौरान। ये तो धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत करने का एक तरीका। अच्छा, इससे मुसलमान समुदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि पेंट तो यही किया जाता है कि वो लोग गोहत्या करते हैं, आप भी इसी तरह के एक मामले में आरोपी हैं, तो निजी जिंदगियों पे क्या असर पड़ा है, व्यापार पे क्या असर पड़ा है, और किस तरीके से सोचते हैं? क्या डर जैसा कुछ लगता है क्या? डर लगता है। डर लगने का कारण ये है कि मैं आपके सामने अगर मैं एक कौशाम्बी का जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक समूह ने सामने वाले समूह के एक व्यक्ति की पीट कर या उसको गोली से उसका जो मर्डर कर दिया था। वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने मर्डर का चार्ज लगाया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया। आरोपियों ने पुलिस से मिली भगत करके शामिल होकर उनके साथ में और विक्टिम फैमिली पर ही गोकशी का केस लगवा दिया कि ताकि वो जेल चले जाए और हम पर जो है कोई कार्रवाई करवाने की मांग के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। ये केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसको रद्द किया गया। उसमें क्योंकि एक 71 साल का बुजुर्ग था जिसको गाय काटने के आरोप में आरोपी बनाया गया था, यानी विक्टिम फैमिली का मर्डर हुआ था और वो आरोपी पर कार्रवाई करवाना चाहते थे। आरोपियों ने उस बचने के लिए विक्टिम फैमिली को ही गौकशी का केस एक फर्जी लगवाकर पुलिस से मिलकर उसको ही आरोपी बना दिया। तो वो घर से जो है अपना दरबदर हो गए। वो पुलिस स्टेशन में जाकर मांग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो जाते तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती। कुछ बंदे पुलिस को जो हाथ लगे उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने फिर बाद में इस मामले को रद्द किया। और आप कह रहे थे कि अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम ही मतलब ये गोकशी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा कि कई मामले हाल ही में, अगर आप पीछे हर साल का जो है डेटा उठाते जाएंगे या रिसर्च करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे मामले दिखाई देंगे कि जो गोरक्षा के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं वही कहीं ना कहीं मतलब जो है गोकशी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी की जो मैंने खबर पढ़ी भी कि बजरंग दल के नेता ही शामिल थे उस साजिश। लेकिन हम जो है मतलब ज़्यादा पीछे ना जाकर हम हाल ही में जो है बात करते हैं कि 2018 में भी ऐसे मामले हुए कि जब 3 दिसंबर 2018 में बुलंदशहर में एक धार्मिक इज्तिमा लगा हुआ था मुस्लिम समाज का, तो वहाँ पर दंगा हो जाए इसलिए वहाँ के ही लड़कों ने गाय को काट के उसको ट्रॉली में रख के एक सियाना पुलिस चौकी पड़ती है वहाँ पर लेकर गए, चिंगरावटी पुलिस चौकी पर। वहाँ पर ले जाने के बाद उन्होंने हंगामा किया। इंस्पेक्टर ने उसमें जो अपना वेरीफाई करने की कोशिश की तो उसको अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं ये इन्हीं का क्या हुआ, क्या धरा है ये सब। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनको ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उस इंस्पेक्टर का इतिहास क्या था? उन इंस्पेक्टर का ये इतिहास था सुबोध कुमार का कि जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो वहाँ पर एक सचिन और गौरव नाम के लड़के ने शाहनवाज नाम के लड़के की हत्या कर दी थी। जब वो हत्या करके भाग रहे थे तो पब्लिक ने पकड़कर सचिन और गौरव की हत्या कर दी। उसके बाद बीजेपी के एक विधायक जिनका मेरा बारे में मैंने अभी जिक्र किया था कि वो एक अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से बीफ कंपनी चलाते हैं, तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया जो कि वीडियो अफगानिस्तान का था। उसमें एक लड़के को जो है भीड़ पीट रही थी, उन्होंने मुजफ्फरनगर का बताकर कि मुसलमानों ने हिंदुओं को पीटना शुरू कर दिया है, हथियार उठा लो, नैरेटिव सेट किया ताकि। तो जब उस सोशल मीडिया पोस्ट वो अच्छे तरीके से उनकी वायरल हुई तो जो सुबोध कुमार जो बुलंदशहर में मारे गए थे वो उस वक्त मुजफ्फरनगर के इंस्पेक्टर थे, मुजफ्फरनगर की कोतवाली में। उन्होंने संगीत सोम के खिलाफ, बीजेपी के विधायक के खिलाफ फर्जी न्यूज़ फैलाने के मामले में एक केस दर्ज किया था और वो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे। फिर उनका ट्रांसफर दादरी में हो गया जब अखलाक को 2014 में गोकशी का इल्ज़ाम लगाकर पीट के मार दिया गया था। बाकायदा ऐलान हुए थे कि उसके घर में गाय का मांस है, बकरीद का वो त्यौहार था। भीड़ वहाँ पर पहुंची और उसको पीट के मार दिया गया। बाद में रिपोर्ट्स आई कि उसमें जो वो मटन का था लेकिन उसको गोकशी का बताकर उनको मार दिया गया था। वो संगीत सोम फिर वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर हंगामा किया। फिर से उसी इंस्पेक्टर ने जो दादरी में आ चुके थे सुबोध कुमार, उन्होंने संगीत सोम के खिलाफ फिर से एक केस उसमें दर्ज किया था जो है वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने का, शांति भंग करने का। बाद में उनका ट्रांसफर सियाना को चिंगरावटी पुलिस चौकी हो गया। वहाँ पर उनको गोकशी का इल्ज़ाम देकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी और उनको आखिरकार मार दिया गया। और कुछ दिनों बाद हुआ ये कि जो उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान बीजेपी के विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया था, मुजफ्फरनगर दंगे में फेक न्यूज़ के आधार पर,
अगले ही महीने कोर्ट ने कहा कि संगीत सोम को इसलिए बरी किया जाता है क्योंकि इसमें कोई गवाही देने वाला नहीं है। अब गवाही कौन देता, क्योंकि गवाह को तो उन्होंने मुजफ्फरनगर से दादरी और दादरी से बुलंदशहर में जाकर टारगेट करके वो मार दिया गया है। अब वो कैसे गवाही देने आएगा, वो बरी कर दिया गया था। उसके बाद आप बात करें कि आप डेटा अगर उठाते हैं, आपने भी राइटर्स की जो है रिपोर्ट्स का जो है जिक्र किया था कि 28 लोगों की जो है उसमें मौत हुई, जिसमें 24 लोग मुसलमान थे, तो उनको निशाना बनाया गया। लेकिन आप आजकल न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं कि बजरंग दल के लोग कभी बरेली में गोकशी कर रहे हैं एक मुस्लिम को फंसाने के लिए। मैं आपसे जिक्र करूं कि 7 अप्रैल 2023 में आगरा के एतमाद-दौला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के को फंसाने के लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने गोकशी कराई और गोकशी कराने के बाद उस पर केस दर्ज कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने जब CDR वगैरह निकाली तो पता लगा कि जहां पर वो गोकशी हुई थी वो जिला प्रवक्ता की ही वहां की लोकेशन मिल रही थी और उस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ उसके साथी भी वहां पर गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे ही मेरे साथ पास में कुछ मामले लिखे हुए हैं। तो आगरा वाले मामले में पुलिस ने हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट और पदाधिकारी झल्लू सौरभ, ब्रजेश शानू उर्फ अजय ने गोकशी कराई थी एक मुस्लिम को फंसाने के लिए और उनको जेल भेजा गया आखिर। फिर दूसरा नंबर लीजिए आप बरेली का, जो कि इसी साल का है, 2024 का ही। 14 जनवरी को बरेली में करनी सेना का जिला अध्यक्ष था राहुल और महानगर अध्यक्ष था देवेंद्र। दोनों ने वहाँ पर एक मुस्लिम युवक उस्मान ने अपनी कुछ माह पहले ज़मीन बेची थी 2.5 करोड़ रुपए करीब की। उनकी नज़र उसके पैसे पर थी कि इससे पैसा किस तरीके से वसूल किया जाए। तो उनको सबसे बेहतरीन ऑप्शन दिखाई दिया कि गोकशी का मामला कीजिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और अगर उसको पुलिस उठा लेती है तो उसको छुड़ाने के नाम पर उसकी फैमिली से पैसा वसूला जाए या फिर वो हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करे और उससे पैसा उतारा जा सकता है। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने उनको गोकशी को अंजाम देते वक्त ही उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। फिर हाल ही में अभी क्या हुआ, 16 जनवरी को मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वहाँ पर बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू बिश्नोई, सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई, अपने साथियों से एक गोकशी को अंजाम दिलवाता है। वो इसलिए कि उसका कहना था कि जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो एक काम किया जाए, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए, सस्पेंड कराने के लिए, उसको यहाँ से लाइन हाजिर कराने के लिए एक ही रास्ता है कि गोकशी कराओ और पुलिस स्टेशन पर जाकर हंगामा करो। यार अभी जो उसमें गिरफ्तारी जो 4 हुई है उसमें बताया जा रहा है शहाबुद्दीन भी एक आरोपी हैं और किसी ने उनके भाई की हत्या कर दी थी जिस पर पुलिस ने समुचित कार्रवाई नहीं की, तो उन लोगों ने मोनू बिश्नोई वगैरह के साथ मिलकर ये साजिश रची ताकि वो आरोपियों पर। इसमें मैं दोनों मामले बताता हूँ। तो उसको तभी हटाया जा सकता है जब वहाँ पर कोई गोकशी होगी कि इसके इलाके में ये सब हो रहा है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करता है। गोकशी कराई गई और फिर तहसील और पुलिस स्टेशन पर जाकर बैनर के साथ में, एक भीड़ के साथ में वो नारे लगा रहे थे कि गो हत्यारों को फांसी दो, गो हत्यारों को फांसी दो। जो अब इस मामले में मुख्य आरोपी पाया गया है वो ही गोकशी करने के रात को गोकशी की और दिन में तहसील और पुलिस स्टेशन पर जाकर नारेबाजी कर रहा था कि गो हत्यारों को फांसी हो, उनको फांसी दो, उनको गिरफ्तार करो। खैर पुलिस उसमें जांच में जुटी हुई थी। फिर उनको लगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है ढंग से। उन्होंने एक शहाबुद्दीन नाम के लड़के को बुलाया, उसको 2000 रुपये दिए। उसने कबूल किया जो पुलिस के सामने, जो पुलिस रिपोर्ट में वो शहाबुद्दीन ने कहा है कि मुझे बजरंग दल के जिला प्रमुख ने, सुमित बिश्नोई ने 2000 रुपये दिए थे और ये मैं फिर कहीं से गाय का इंतज़ाम करके लाया और फिर हम लोगों ने उसको जो है काटा और काट के जो है मेरा जो दुश्मन था इकराम नाम का, उसको फंसाने के लिए ये अंजाम दिलवाया जा रहा था। उसमें भी इसका हाथ पाया गया। लेकिन जब बाद में पुलिस ने जब इसमें जांच की तो उसमें पाया कि CDR की आधार पर उसकी लोकेशन वहीं पर मिल रही है। गिरफ्तार उनको जो है किया करके अभी हाल ही में जेल भेजा गया है। तो ये रोजी रोटी का मसला बन चुका है। जैसे कि मोनू मानेसर को भी आपने कई बार रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि वो जो राजस्थान की तरफ से हरियाणा की साइड में जो वाहन आते थे, चाहे उसमें गाय हो चाहे उसमें भैंस हो, से वो वसूली करा करते थे। अगर कोई पैसे दे दिया करता था तो वो उस वाहन को सम्मान के साथ में आगे रवाना कर दिया करते थे, और अगर कोई पैसा नहीं देता था तो उसको पीटते थे, मारते थे, उसको जेल में भेज देते थे। यहाँ तक कि वो बाद में इस तरह आ गए थे कि उन्होंने कई लोगों को पीट कर भी मार डाला था। जुनैद नासिर भी उसमें ऐसे हुए थे और एक और बंदे का वहाँ पर वारिश नाम के लड़के की भी उसमें हत्या हुई थी।
निरंजन टाकले एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है। निरंजन टाकले ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था, कई प्रोग्राम्स में भी वो जिक्र करते हैं कि जब गोकशी के मामलों में मैं ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहता था, मैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मैं मुंबई पहुंचा, कि मुंबई की तरफ से जो गुजरात में जो वाहन घुसते हैं, जो भैंस और गाय लेकर जाते हैं, तो वो कैसे उनसे क्या क्या वसूली की जाती है और गोरक्षक ही कैसे गाय के मामले में उनको काटने की परमिशन देते हैं। तो वो जो है पठान बन के कुर्ता पाजामा पहन के निरंजन टाकले एक ऐसे ट्रक में बैठे जो ट्रक गाय भरकर मुंबई से गुजरात की तरफ लेकर जा रहा था। जैसे ही वो ट्रक बॉर्डर पर पहुंचा, तो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बजरंग दल के ही लोग, यानी गोरक्षक जो दावा करते थे कि हम गोरक्षक हैं, हम गाय की जो है हिफाजत करते हैं, वही लोग वहाँ पर पैसे ले रहे थे और वाहन को आगे रवाना कर रहे थे। तो 30-30 हज़ार रुपये जो है ट्रक से वसूले जाते हैं। जो नहीं देता है उस पर गोकशी का इल्ज़ाम लगा के उसको गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर हो या महाराष्ट्र की घटनाएं हों, लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन पर गोकशी का मामला आप दर्ज कराते हैं और ये बड़ा संगीन मामला लगता है और इसमें पुलिस भी बहुत रैपिड एक्शन लेती है। तो इस तरह की जो कार्यवाहियाँ बढ़ी हैं, क्या आपको इसमें सरकार का भी कोई एंगल दिखता है कि बीजेपी की सरकार होने के कारण जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गोरक्षक कहते हैं, लेकिन उस आड़ में उन पर आरोप लगते रहते हैं कि कुछ ब्लैकमेल करते हैं उस आरोप में, या फिर गोकशी के झूठे मामले दर्ज करा देते हैं, क्या सरकार का कोई हाथ आपको दिखता है इसमें? हाँ, बिल्कुल दिखता है इसमें सरकार का हाथ। मैं आपको ताज़ा उदाहरण दिखा देता हूँ 2021 का, कि 2021 में आप ये समझिए कि जब भी किसी पर रासुका लगाई जाती है, एनएसए लगाया जाता है, तो वो डीएम लगाते हैं और डीएम को भी परमिशन लेनी होती है। वो एक एनएसए का एक बोर्ड होता है, वहाँ पर दिखाना होता है, वहाँ से परमिशन लेनी होती है। उसके बाद डीएम को ही अधिकार है कि वो किसी भी आरोपी पर एनएसए लगा सकते हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो उस पर एनएसए का इस्तेमाल किया जाता है। ये एनएसए में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने देखा है कि गोकशी के आरोपियों पर उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एनएसए का इस्तेमाल किया और बिना केस की जांच किए लोगों को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद उन पर एनएसए लगाया गया। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 145 के करीब लोगों पे एनएसए दर्ज हुआ था, उसको खारिज करा था और उसमें 145 में से लगभग ये समझिए कि 90 के करीब वो 92 एनएसए खारिज किए, रद्द कर दिए। उनमें से 44 जो एनएसए थे वो थे जिन पर गोकशी का आरोप था। गोकशी के आरोपियों पर 44 लोगों पर एनएसए का इस्तेमाल किया गया था, जिसको कोर्ट ने बाद में खारिज किया। और यूपी का एक मामला और भी सामने आया था कि पुलिस ने एक गोकशी का आरोपी को, एक मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। उसकी फैमिली हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि सबूत क्या है कि इसने गोकशी को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने वहां पर गाय का गोबर और रस्सी को कोर्ट में जाकर रख दिया कि ये सबूत है, जबकि वो तो रस्सा तो आप भी कहीं से भी खरीद कर लेकर जा सकते हैं। गोबर तो रास्ते में बहुत दुनिया भर के बिखरे हुए, यूपी के तो हाईवे एक्सप्रेस वे पर गोबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि आजकल गाय बहुत टहल रही है वहां पर, उसको ले जाकर रख दिया गया। जाकिर, इस तरह के एक मामले में आरोपी आप भी हैं। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री मोदी का एक वक्तव्य जिसमें उन्होंने गोरक्षकों को बड़ा लताड़ा था और कहा था कि किसी भी आदमी की जान लेना गलत है। एक सामूहिक अपील, जब मतलब एक पब्लिक स्टेज से जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की अपील करता है तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या इसे ऐसा समझा जाए कि शायद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से फंक्शन करे, समाज में सौहार्दता रहे, लेकिन समाज ऐसा बन गया है कि समाज सौहार्दपूर्ण माहौल को बरकरार रखना नहीं चाहता है? नहीं, मोदी जी नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी स्टेज से बयान तो है। हाँ, भले ही हो, मोदी जी से सरकार चलाने की उम्मीद, अच्छी सरकार चलाने की उम्मीद करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हम समुद्र के किनारे रेत का घर बना सकते हैं। उनसे सही सरकार चलाने की उम्मीद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस आरोप का कारण मैं क्या है? बताता हूँ मोदी जी के बयानों की कितनी अहमियत है कि 16 फरवरी 2018 या 19 में उन्होंने इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक भाषण दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान हो। ये चीज़ जब हमने पढ़ी कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के प्रधानमंत्री के सामने लोधी रोड पर इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में
ये बयान दिया है कि एक मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में वो कंप्यूटर देखना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में वो कुरान देखना चाहते हैं। हमें खुशी हुई, लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि एनआईए ने पूरे वेस्ट यूपी को घेर लिया और वहाँ से 14 से 20 के करीब लड़कों को उठा उठा के जेल में डाल दिया गया। तो ये उनके बयानों की अहमियत होती है कि वो एक तरफ दावे करते हैं कि हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जब जुल्म वो देखते हैं तो वो उस पर कुछ कहते भी नहीं है। ये सेम वही मामला होता है जब कोई एक बच्चे को पीट कर आता है और उसकी माँ उस शिकायत लेकर आती है तो उसकी माँ उनको शांत करने के लिए अपने बच्चे को उनके सामने लताड़ लगा देती है और बाद में फिर उसको जो है अपना पुचकारती है। यही सीन होता है। वरना दिखा दीजिएगा कि मोदी जी ने सख्त तरीके से अगर किसी मामले में कार्रवाई की हो। इन्होंने लिंचिंग के मामले में उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया, उसमें जुर्माना भी लगाया, लेकिन क्या अभी तक किसी को लिंचिंग के मामले में कोई सज़ा हुई है? क्या किसी पर जुर्माना लगा है? क्या किसी पर ढंग तरीके से कार्रवाई हुई है? आपने तो खुद देखा होगा कि जो अखलाक को मारने वाले थे वो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन थे तो दादरी में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बतौर चीफ मिनिस्टर आए तो उसी आरोपी को जिसने अखलाक को मारा था उसको योगी आदित्यनाथ के फंक्शन में सबसे अगली जो है सफ में सबसे अगली वाली लाइन की चेयर में उसको जो है जगह दी गई थी और बाकायदा वहाँ पर लिखा गया था उसका नाम, वो रिजर्व कुर्सी है। ये चीज़ें हैं। गोकशी के अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वाले झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को जिन्होंने मारा था उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन जब वो रिहा हुए तो उन्हीं के मिनिस्टर उनके गले में जो है फूलों की मालाएं डालकर स्वागत करते हैं। आपने ये सब देखा होगा। अलीमुद्दीन अंसारी को जब मार के वो जेल गए, उनको सज़ा हुई तो सज़ा से जब वो उनको जमानत मिली तो खुद जो मोदी जी के मंत्री हैं उन्होंने उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया था और जो अखलाक कांड के जो आरोपी जो रिहा हुए उनका भी फूल मालाओं से स्वागत हुआ था। आप ये सोच लीजिए कि उनको दिक्कत ये नहीं है कि जो मुस्लिमों को मारकर जेल जाएगा सिर्फ उसी का हम स्वागत करेंगे, वो हिंदुओं को मारने वालों को भी रिहाई के बाद उनका जो है स्वागत कर रहे हैं। आपको उदाहरण के रूप में मैं बुलंदशहर के इंस्पेक्टर का मामला बताता हूँ कि उसमें से जिस पर हत्या का आरोप है कि इसने सुबोध कुमार की हत्या की थी, आज वो बुलंदशहर की जिला पंचायत का सदस्य है। तो शायद उस नैरेटिव में जो भी फॉल करते हैं उनको वो सपोर्ट मिलता है व्यवस्थाओं और प्रशासन के जरिए, आपको लगता है? हर तरीके से मिलता है। उनको विधानसभा तक पहुंचाया जा रहा है, जिला पंचायत का सदस्य बनाया गया, फिर उनको पद दिए गए, फिर पद देकर उनको विधानसभा तक पहुंचाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि संसद तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो इससे जब बड़ा और उदाहरण क्या ही हो सकता है कि एक तरफ वो दे रहे हैं कि हम जो है किसी गाय के मामले में कोई भी इस तरह से जुल्म करने वाले पर हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखो आप दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। सारी चीज़ें, आप एक तरफ 3 तलाक लाते हो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देने के लिए, लेकिन आप एक तरफ जो है बिल्किस बानो के आरोपियों को, दोषियों को उनको रिहा कर देते हो संस्कारी बताते हुए। और जब वो रिहा होते हैं तब फिर उनका भी फूल मालाओं से स्वागत होता है, हालांकि फिर तो वापस वो जेल में गए। वो हुआ, लेकिन बचाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि ये समझिए कि जब उनको रिहा किया गया तो उसमें कारण ये दिया गया कि इनके जो संस्कार है जेल के अंदर का, जो इनका व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उस पर सवाल ये था कि क्या उस जेल में यही 11 लोग थे वो एक ही कांड से जुड़े हुए जिनका व्यवहार अच्छा था? और भी लोग हो सकते थे अगर सरकार चाहती, लेकिन उसमें यह हुआ था कि जो पैनल ये डिसाइड करने वाला था कि किसका व्यवहार अच्छा है किसका बुरा है, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी थे। और आखिरकार अब तलक भी लास्ट तलक भी खुद सरकार ने उनको बचाने के लिए अपने वकील खड़े किए हैं, सारा सब कुछ किया है, अपने को जो है डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन मामला इंटरनेशनल बना हुआ था, इसलिए सरकार जो है अपना उनको बचा नहीं सकी। वरना सरकार ने पूरी कोशिशें की, उनको रिहा करवाया, उनको फूल मालाओं से स्वागत करवाया, उनको संस्कारी बताया। जब गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन थे तो उनको विधायकों के मंचों पर जगह भी दी गई थी। स्टार कैंपेनर वो बन के उभरे। अच्छा जाकिर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब ये ऑन रिकॉर्ड सामने आ गया है कि गोकशी के मामले में बजरंग दल के नेता भी शामिल हो रहे हैं, वही लोग विरोध करते हैं और बाद में तफ्तीश होती है तो पता पड़ा कि भाई यही लोग इस साजिश में शामिल थे, और गोकशी को मुस्लिम समुदाय से रिलेट कर दिया गया है, आरूढ़ कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अभी क्या वे अहेड दिखता है? किस तरीके से, मतलब इसका क्या खात्मा होता हुआ आपको दिखता है? क्या समाधान है इसका? राजनीतिक है, सामाजिक है, क्या लगता है आपको? राजनीतिक है। राजनीति इसे खत्म नहीं करना चाहती है, वरना मैं आपने कहा था कि मैं खुद इस मामले में आरोपी हूँ तो मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर समाज ठीक हो, कोई लिंचिंग किसी की ना करे, कोई किसी का बलात्कार ना करे, हर पीड़ित को इंसाफ मिले, ये चीज़ें आप भी और हम सब मिलकर जो आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहते हैं लोकतंत्र का सहारा लेकर, जो कि अब नहीं रहा है। तो मुझे मेरे इलाके तो अब भी है, सिर्फ वैसे ही है, बस काम चला हुई।
लेकिन देख नहीं रहे आप, क्योंकि जो जनता की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं उनमें 153 MPs को जो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगभग 15-16 लाख लोगों ने जिसको चुनकर भेजा है, अमरोहा से सांसद दानिश अली, उसको आतंकवादियों न जाने कैसे कैसे शब्दों से बोला जा रहा है नहीं, ये चीज़ें। खैर, मैं अपना जिक्र कर रहा था, जब मैं अपने लॉकडाउन के कारण अपने मेरठ इलाके में पहुंचा तो वहाँ के जो बीजेपी के लोग थे, जो बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, वो मुझे सोशल मीडिया पर अपने ओल्ड अकाउंट से वो पढ़ते रहते थे। उनको लगता था कि ये सरकार की आलोचना नहीं है, हिंदू धर्म की आलोचना करता है। वो सरकार की आलोचना को समझते हैं कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो वहाँ पर हुआ यह था कि कुछ महीनों पहले किसी जाट समुदाय के एक व्यक्ति है मुनेश्वर, उनके खेत में आया कोई और शिकार करके चला गया। नीलगाय थी या हिरन थी ये मुझे नहीं पता। जब वो शिकार हुआ तो मैं उसी दौरान के करीब जो है मैं घर पहुंचा था। उसने पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी कि मेरे यहाँ पर सींग वगैरह खेत में मिले हैं। पुलिस पुलिस वहाँ पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर अज्ञात में अननोन में एक FIR दर्ज कर ली, जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं था कि हमने फला को देखा या ये आरोपी है, नाम किसी का नहीं था। बजरंग दल के लोग फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर हीरो बनने के लिए पहुँचे और वहाँ पर अपना फोटोग्राफी कराई, वीडियो बनाई, ट्वीट की, ये सारी चीज़ें की कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस में अपना हलचल मच गई जब वो ट्वीट वगैरह कर दिया उन लोगों ने। तो पुलिस ने उन लोगों से पूछा कि हम किसको इसमें जेल भेजें, क्योंकि ये कई महीने पुराना मामला है, ये जो है अवशेष जो है काफ़ी पुराने हैं, इसमें किसी को देखा नहीं है, किसको गिरफ्तार कर लें। तो पुलिस से उन्होंने पहले एक बच्चे को उठवाया, उसके बाप का नाम लिखवाया, पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वो घर पे नहीं मिला। तो एक नाबालिग बच्चा 16-17 साल का, पुलिस उसको उठा कर ले गई और कागजों में उसको जो है 20-22 साल का लिखा। अब गोकशी के मामले में क्या है कि एक गाय को एक आदमी तो नहीं अंजाम दे सकता है, उसको गोकशी नहीं कर सकता है। तो पुलिस को चाहिए थे 2 आरोपी। पुलिस ने उन लोगों से पूछा कि दूसरा आरोपी कहाँ से लाएं, तो वो लोग क्योंकि मुझे जानते थे अच्छे तरीके से। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने जो कहा वो पुलिस ने किया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड में ही लेकर आएंगे। उसमें मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। लास्ट में पुलिस जो है मेरे घर पे पहुँचते क्योंकि मेरा नाम वहाँ पर दिया गया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस जो मेरे पास में जब मुझे हवालात में बंद करके जब मेरे पास आई थी तो उनके पास में एक लिस्ट थी, नाम लिखे हुए थे। तो वो नाम किसने लिखवाए थे? मेरे पड़ोसी ने लिखवाए होंगे, या पुलिस का कोई ऐसा मुखबिर है, कोई भी मुखबिर के आधार पर ही वो नाम लिखे गए थे। और वो हकीकत है कि जो प्रदर्शन कर रहा था, जो मुझ पर कार्रवाई करवाना चाह रहा था, वो पहले से ही मुझे गाली गलौज करता आया है, मुझे पाकिस्तानी वो बोलते आए हैं, उसकी फैमिली के लोग। उसकी पुलिस मेरे घर पर पहुंची, जब दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या मामला है, आज हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हमने कुछ लोकतंत्र का सहारा लेते हुए लिख दिया हो, पुलिस इसलिए आई होगी यहाँ पे। मैंने अपना दरवाज़ा खोला कि कुछ भी हो, चलो पूछताछ तो करेगी, वरना मेरे मन में अगर थोड़ा भी संदेह होता कि ये वो उस चीज़ से जोड़ सकते हैं तो मैं जो है जांच के लिए जो है वहाँ से भाग सकता था कि बाद में जांच वाच कराएंगे इसकी। मैंने गेट खोला और पुलिस ने मुझसे जो है कुछ पूछताछ नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि तू ही है वो योगी मोदी वाला। तो यानी उन्होंने निशाना जो किया था वो योगी मोदी की आलोचना की वजह से उन्होंने टारगेट पे लिया था। ये पुलिस को बताया गया था कि वो योगी मोदी की बहुत आलोचना करता है। मुझे ऐसा करके उन्होंने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में ले जाने के बाद जंगल में गाड़ी रोक दी। और उस वक्त एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में बहुत चल रहे थे। कुछ मिनट के लिए तो मेरे जहन में ये आया था कि पुलिस ने इस वक्त 3-4 गाड़ियाँ थी कि जंगल में रोका हुआ, आज ये एनकाउंटर करेंगे और ये कल लिख देंगे कि हथियार छीन के भाग रहा था, हमने इसलिए मार दिया। खैर पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ से फिर से स्टार्ट हुई, थाने में ले गए। हवालात में मैंने सोचा कि थाने में जाकर ये लोग मुझसे पूछताछ करेंगे। सिर्फ उन्होंने गाड़ी में मुझसे एक ही चीज़ पूछी थी कि क्या करते हो। मैंने कहा कि जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैंने कहा मामला क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। वो थाने में ले गए, हवालात में बंद कर दिया। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा कि कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, कोई पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करेगा कि तू क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या तूने ये कांड हुआ था इसमें तू आरोपी। मुझे पता नहीं लगा सुबह तक भी कि तुझे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, सुबह तक भी नहीं पता था। खैर सुबह हुई तो जो खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे खेत में अवशेष मिले हैं, वो भीड़ को लेकर, हिंदू समाज के लोगों को लेकर, उसमें दलित भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे और उसमें जाट भी थे, वो उन सभी को इकट्ठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पुलिस स्टेशन पर पहुंचा 9 बजे। और उसने थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टर से कहा कि जाकिर को छोड़िए, इसका गांव से भी कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़िए, आप इसको फंसा रहे हैं। बीजेपी के लड़के, बजरंग दल से जुड़े हुए जो हमारे नए नए लड़के हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको गिरफ्तार करवा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया था कि हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने चालान उसका रात आते ही बना दिया था, उसको गोकशी के मामले में आरोपी बना दिया था। फिर वो
लोग मेरे पास चल के आए हवालात में, और तब उन्होंने मुझे बताया कि गांव में ऐसा ऐसा हो गया था, तुझे उस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। बाद में पुलिस लिखती है कि जाकिर के पास से हथियार बरामद हुए हैं, चाकू छुरी कुल्हाड़ी, जिससे मतलब गोश्त काटा जाता है पुलिस के मुताबिक, वो हथियार मेरे पास से बरामद हुए। और मुझे मेरी गिरफ्तारी जो दिखाई गई वो गिरफ्तारी जंगल से दिखाई गई, ना कि घर से। अच्छा, घर से उठाकर ले जाकर गिरफ्तारी दिखाई जाती है कि गांव के फला रोड पर वो खड़ा हुआ मिला था, उसके हाथ में एक झोला था, उस झोले में चाकू छुरी कुल्हाड़ी ये सब चीज़ें थी। जब खैर चालान हो गया, मेरी सिफारिश की शिकायतकर्ताओं ने कि इसको छोड़ो, इसको फंसाया जा रहा है, हम बिल्कुल जो है साबित कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि अब मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं चालान रात ही बना चुका था। जब पुलिस मुझे जो है मेडिकल के लिए ले जा रही थी, क्योंकि नियम होता है जब किसी को आप पुलिस स्टेशन से जेल ले जाएंगे तो मेडिकल होता है कचहरी में पेश करने से पहले, तो मुझसे दरोगा कह रहा था कि इतना मैं भी जानता हूँ कि तुझे जो है ये लोग फंसा रहे हैं और हम लोग भी तुझे जो फंसा रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं हम क्योंकि यहाँ पर रोज प्रदर्शन चल रहे थे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा कि अब ये मुझे कोर्ट में पेश करेंगे तो मेरे सामने जज होगा, अगर ये मुझे बोलने की परमिशन नहीं देंगे, अगर कोर्ट भी मुझ पर एक धारा और लगा देगी तो मैं फिर भी जो है जज से ज़बरदस्ती में बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हुआ ये कि मुझे अदालत के बाहर खड़ा किया गया और वो कागज़ लेकर जज के पास अकेले गए और रिकॉर्ड में लिखा हुआ आता है कि जज के सामने पेश किया गया, जबकि मुझे कोई जज के सामने पेश नहीं किया गया, सिर्फ कागज़ पेश किए गए थे और लिखकर मुझे जेल में भेज दिया गया। आखिरकार अज्ञात था, कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास में, 16 दिन में उसमें बेल मिल गया था। फिर पुलिस ने उसमें गुंडा एक्ट लगा दिया हुआ, यानी कि गुंडा घोषित कर दिया मुझे मेरठ जिले से। फिर दिसंबर 2022 में मेरठ की अदालत ने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, क्या किया था। मैंने कहा कि मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं एक पत्रकार हूँ। जज मुस्कुराए, मुझे लगा कि शायद मेरे पक्ष में फैसला दे सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन वो फैसला तो वो राहत इंदौरी का एक शेर था ना कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से ही खिलाफ, आपके खाक अदालत में सफाई देंगे। वसीम बरेलवी साहब का शोर ये शेर है नहीं। तो मैं जब सुबह पहुंचा तो मुझे उम्मीद थी कि कल इनसे अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया था और ये फैसला मेरे पक्ष में आएगा। लेकिन देखा कि उसमें तो आपको 3 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है, आप जिले से बाहर रहेंगे। अगर जिले की सीमा में देखे जाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने से पहले एनकाउंटर भी हो सकते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में अक्सर हो जाता है क्योंकि एनकाउंटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने हुए, मैं दिल्ली रहा, मैं घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस से कि तुम पर फिर से 3 महीने जिला बदर बढ़ा दिए गए, एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंडमेंट ऑर्डर 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। एक बार हुआ ये था कि मेरा भाई मेरी शर्ट पहन के गांव में घूमने के लिए निकल गया, किसी ने सूचना दी कि जाकिर टहल रहा है, तो पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने पहुंच गई कि जाकिर कहाँ है, जाकिर कहाँ है। पुलिस से फिर मैंने वीडियो कॉल पर बात की कि मैं तो दिल्ली में हूँ। तो मतलब इस तरीके से एक केस लगाओ। आपने जैसे शुरू में एक बात कही थी कि ये किसी का धर्म देखकर हमला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी को तलाश कर करके उस आइडियोलॉजी पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा जो है कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा लेकर आपराधिकरण करने की कोशिश की गई है। पहले गाय काटने का आरोपी बनाया, फिर गुंडा एक्ट लगाया, जिला बदर कर दिया गया, नोटिस आते रहे कि आपके गाँव में रहने से शांति भंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मैं झेल रहा हूँ और हर महीने मुझे जो है कि कोर्ट में पेश होना पड़ता है। ठीक, तो ये स्थिति है। गोकशी के आरोप में पहले आरोपी बनाया गया जिसमें कोई दम नहीं था, उसके बाद गुंडा एक्ट लगता है, उसके बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने ही ज़िले में जाकर जा नहीं सकते। और ये किसी एक जाकिर की कहानी नहीं है, इस तरीके के तमाम लोग हैं। सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक स्टेज से इस तरह की अपील करते हैं कि गोरक्षकों को लताड़ते हैं लगभग और कहते हैं कि किसी इंसान की हत्या ना हो, सवाल ये उठता है कि आखिर उस अपील का असर क्यों नहीं पड़ता है। इसका मतलब शायद उस अपील को उतनी दमदारी से नहीं किया जा रहा है या उस नैतिक बल के साथ नहीं किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत है। कि क्या देश लोकतंत्र के लागू होने और ना होने की बात जाकिर कर रहे थे। मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट याद आती है जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि चाहे कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर इसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान खराब ही साबित होगा। हमारे देश का संविधान सर्वोत्कृष्ट जो संविधान हैं विश्व में, उनमें से एक है। ज़रूरी यह है कि क्रियान्वित करने वाले लोग संविधान के मूल को समझें, संविधान के सिद्धांतों को समझें और बराबरी के जिस सिद्धांत के साथ संविधान को बनाया गया था, बराबरी का वो सिद्धांत समाज में भी दिखे। किसी जाकिर को, किसी अखलाक को, किसी पहलू को हिंदुस्तान में डर ना लगे, ये जिम्मेदारी है सरकार की भी, समाज की भी। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स। शुक्रिया।